दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप पेंशन का ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक ऑफलाइन फॉर्म तैयार करके पंचायत समिति में सबमिट करना होता है, तब जाकर आपकी ऑनलाइन पेंशन शुरू की जाती है। तो आज की वीडियो में आपको यही कंप्लीट डिटेल में दिखाऊंगा कि ये फॉर्म आप ऑफलाइन किस तरह से तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को किस तरह से भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पेंशन का प्रकार चुनेंगे, पेंशन कौन सी है। तो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन है, इसके अलावा विधवा या परित्यक्ता पेंशन है, इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई विकलांग है तो ये वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन को चुन लिया है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के निवास स्थान का पता लिखना है। आवेदक का वर्तमान पता दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको तहसील या पंचायत समिति का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या, गाँव का नाम या फिर शहर का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है। आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आवेदक का नाम लिखेंगे और उसके आधार नंबर लिख देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक का नाम लिख देंगे और उसके आधार नंबर यहाँ पर आपको कंप्लीट लिख देने इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का जेंडर लिखेंगे, आवेदक महिला है या पुरुष वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पुरुष पे सही का टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे। अगर महिला है तो पति का नाम लिख देंगे, अगर पुरुष है तो पिता का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर धर्म लिख देना है। उसके बाद जाति यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद व्यवसाय क्या काम करता है आवेदक वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर ज़्यादा वर्ग है, कोई काम नहीं करता तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट तभी भरना है जब आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो, यानी कि पति की मृत्यु कब हुई है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो अगर आप विधवा या परित्यक्ता पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे और यहाँ पर कब पति की मृत्यु हुई या फिर कब तलाक हुआ वो बताना होगा। उसके बाद पेंशनधारी अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पर अगला पॉइंट चुनना है, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना है और पिन कोड दर्ज कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिख देनी है, कंप्लीट जो भी जन्म तिथि है वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आयु लिख देनी है, वर्ष में और महीने में आयु यहाँ पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद पेंशन का भुगतान करने के लिए आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चुनेंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने बैंक खाता चुना है, हमारे जन आधार कार्ड में बैंक खाता अपडेट है तो यहाँ पर हमने बैंक खाता चुन लिया है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बैंक है वो लिखेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आपने पोस्ट ऑफिस का अकाउंट चुना है तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई पहचान चिन्ह है, तो अगर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीपीएल है तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको आपके संबंधियों की डिटेल डालनी होगी, यानी कि जो प्रार्थी है उसके संबंधियों की डिटेल डालनी होगी। तो पेंशनर के माता पिता का नाम आएगा और उसके पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उनकी आयु आएगी। अगर आवेदक की उम्र ज़्यादा है, आवेदक वृद्ध है, उसके माता पिता नहीं है तो उनकी आयु लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पति या पत्नी की आयु आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये कंप्लीट डिटेल भर देनी है। मैंने यहाँ पर पत्नी की आयु लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सगे संबंधियों की कोई आय है या नहीं, क्या उनका कोई इनकम स्रोत है माता पिता या फिर पत्नी का। तो अगर है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संबंधियों में से कोई अगर लापता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर लापता है तो उसका नाम दर्ज करेंगे और उसकी आयु यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कोई संबंधी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ है, तो अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो आपको नीचे की डिटेल भी भरनी होगी। यहाँ पर जो भी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माता पिता या फिर पति पत्नी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मतदाता पहचान संख्या लिख देनी है, तो यहाँ पर आप वोटर कार्ड के नंबर लिख देंगे अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर लिख देंगे। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ तो मैंने कोई भी नंबर लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चुनेंगे, आप सामान्य है, ओबीसी है, SC/ST है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हो उसके ऊपर सही का चिन्ह करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक संबंधी के मोबाइल नंबर लिख देने हैं। अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सेकंड नंबर लिखे हैं वो किसके हैं, आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भाई लिख दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आगे वाला पॉइंट है वो अगर आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप कोई पेंशन भत्ता पहले से पा रहे हो तो आप ये वाला पॉइंट भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे के पॉइंट विधवा विकलांग पेंशन के लिए है। तो अगर आप विधवा या फिर विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ लेना है और अगर आपको ये सही लगते हैं तो इन पे सही का चिन्ह कर देना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अगर आप पे ये लागू होते हैं तो इन्हें आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं।
इनमें से जो भी पॉइंट आप पे लागू नहीं होते हैं उनको आपको काट देना है। मैंने यहाँ पर नहीं काटा है, आपको काट देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर या फिर आवेदक के अंगूठे का निशान लगवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थान का नाम और दिनांक लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका पहला पेज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पेज में आपकी डिटेल एक उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वेरीफाई की जाएगी। उस उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर आएंगे और उसकी मोहर भी लगेगी। वो उत्तरदायी व्यक्ति कौन हो सकता है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। टिप्पणी में कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है कि आपका उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनमें से किसी को भी आप उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हो। जैसे पंचायत के सरपंच को बना सकते हो, उसके यहाँ पर मोहर और साइन लगवा सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, इसके अलावा जिला प्रमुख, इसके अलावा राज्य सरकार का कोई भी राजपत्रित कर्मचारी हो उसे आप यहाँ पर अपना उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हो जो आपको जानता हो। उसके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने और मोहर भी लगवा लेनी है। और जो ऊपर की डिटेल है वो उसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर भरी जाएगी। आपको ये डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ ये डिटेल भरी है। यहाँ पर आवेदक का नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा और जो वो कर्मचारी है वो कितने वर्षों से आपको जानता है वो यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिनांक आ जाएगी और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर और मोहर आ जाएगी। तो इनमें से जो भी अधिकारी आपको यहाँ पर जानता हो उस व्यक्ति को आप उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हैं और यहाँ पर आप उसके हस्ताक्षर करवा सकते हैं और मोहर लगवा सकते हैं और अपनी डिटेल को वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर जिस भी उत्तरदायी व्यक्ति के आप हस्ताक्षर और मोहर लगवाते हैं उसी व्यक्ति के आपको हस्ताक्षर और मोहर अपनी फोटो पर भी लगवा लेने हैं। आपको फोटो पर आ जाना है, यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लेने और मोहर भी लगवा लेनी है ताकि आपकी फोटो भी वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर ये डिटेल कंप्लीट होने के बाद प्रारूप 1 भाग 2 आ जाएगा। ये भी जांच अधिकारी की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो भी अधिकारी आपके हस्ताक्षर और मोहर लगाएगा वही अधिकारी आपकी जांच करेगा और यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल लिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आयु लिखनी होगी कि क्या आयु है, जो प्रार्थी है, जो आवेदक है उसकी आयु क्या है वो यहाँ पर लिखनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में आयु दी हुई है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अनुमानित आयु क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियों, संबंधियों, पटवारी पंच द्वारा कितनी आयु बताई जा रही है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आय है तो हाँ करेंगे और कौन सा आय का स्रोत है वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो हमने यहाँ पर कृषि भूमि लिख दिया है। उसके बाद अगर कोई अन्य स्रोत है आय का इनमें से तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नहीं कर देना है। अगर यहाँ पर हाँ करते हो तो आपको आय का स्रोत भी बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर अब तक का जीवन निर्वाह का क्या स्रोत है वो यहाँ पर बताएंगे। तो हमने यहाँ पर कृषि लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर जांच के समय अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट या नोटिस की गई है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कोई नहीं लिख दिया है, वो अधिकारी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेदक के संबंधियों का विवरण। तो यहाँ पर माता पिता या फिर और सगे संबंधियों की कोई इनकम है तो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सगे संबंधियों में से कोई भी जीवन निर्वाह में असमर्थ है तो यहाँ पर बताएंगे और हाँ करेंगे और उसका कारण भी बताएंगे और कौन कौन है वो बताएंगे। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई पेंशन भत्ता मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो आप हाँ करेंगे और कौन सा मिल रहा है, कितना मिल रहा है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीपीएल सर्वे संख्या लिखेंगे। अगर बीपीएल हो तो ये डिटेल डालनी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पति की मृत्यु संबंधी मृत्यु प्रमाण पत्र संकलन किया है। तो अगर आप विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप किसी तलाकशुदा का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र है या नहीं वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई विकलांग है तो उससे संबंधित विकलांग सर्टिफिकेट है या नहीं तो वो आपको बताना है। तो ये दोनों डिटेल आपको तभी भरनी है जब जरूरी हो। उसके बाद यहाँ पर अधिकारी लिख देगा कि जो यहाँ पर आवेदक की डिटेल भरी गई है उसके अनुसार आवेदक पेंशन के योग्य है या नहीं। अगर योग्य होगा तो वो योग्य यहाँ पर लिख देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर अधिकारी द्वारा ये डिटेल भरी जाएगी। जो भी जांच करता होगा, जांच अधिकारी होगा, वो ये डिटेल भरेगा। यहाँ पर ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको जांच अधिकारी की मोहर लगा लेनी है और हस्ताक्षर भी करवा लेने हैं। यहाँ पर ऊपर जिस अधिकारी की आप मोहर लगवा रहे हो और साइन करवा रहे हो उसी अधिकारी से आप नीचे भी ये डिटेल वेरीफाई करवा सकते हो। नीचे उसी अधिकारी के आप हस्ताक्षर ले सकते हो और उसी अधिकारी की मोहर भी लगवा सकते हो। यहाँ पर जांच अधिकारी ऊपर वाले उत्तरदायी व्यक्ति को ही बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रारूप 1 भाग 3 आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उपखंड अधिकारी द्वारा ये डिटेल भरी जाएगी। अगर आपकी पेंशन को मंजूरी मिल जाती है, आपकी पेंशन मंजूर हो जाती है तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल भरी जाएगी। आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कितने रुपए पेंशन दी जाएगी वो यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पर ये डिटेल उपखंड अधिकारी द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। उनकी यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे और मोहर भी लगेगी। मैंने यहाँ पर ये डिटेल सिर्फ आपको समझाने के लिए भरी है, तो आपको ये डिटेल यहाँ पर नहीं भरनी है। ये सिर्फ उपखंड अधिकारी द्वारा ही भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने प्रारूप 1 भाग 4 आ जाएगा। ये है एक आय का घोषणा पत्र। यहाँ पर आपको सबसे पहले पेंशन का प्रकार चुन लेना है, कौन सी पेंशन है। उसके बाद प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता का नाम आएगा, उसकी आयु आएगी। उसके बाद उसका पूर्ण पता यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर
पर तहसील, जिला, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर देना है। उसके बाद कृषि से उनकी आय कितनी है प्रार्थी की, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको और कोई आय है तो वो यहाँ पर आपको बता देनी है। इसके अलावा कोई अन्य स्रोत से आय है तो वो भी यहाँ पर बता देनी है। तो अलग अलग स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर इनमें से किसी स्रोत से आय होती है तो वो यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद यहाँ पर कुल आय लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल आय आपको 48,000 से कम लिखनी है। हमने सिर्फ कृषि की आय लिखी है क्योंकि इनकी आय सिर्फ कृषि से है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रार्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यहाँ पर दिनांक लिखनी होगी, तो यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं मैंने लिख रखी है। उसके बाद यहाँ पर एक उत्तरदायी व्यक्ति के भी हस्ताक्षर करवाने होंगे। ये उत्तरदायी व्यक्ति आपकी डिटेल यहाँ पर भर देगा। तो यहाँ पर किसी को भी आप उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनमें से किसी को भी आप यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हैं। उसके यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे और यहाँ पर उसकी मोहर भी लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर आवेदक की डिटेल भी उसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी। प्रार्थी का नाम, इसके अलावा पिता का नाम और पता आ जाएगा। उसके बाद हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आ जाएगा प्रारूप 1 भाग 5, ये एक शपथ पत्र है। यहाँ पर प्रार्थी का नाम आएगा, उसके बाद उसके पिता का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में आय लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अंकों में भी आय लिख देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र पे हस्ताक्षर भी ले लेने हैं प्रार्थी के। आवेदक जो भी है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा ये अपनी डिटेल वेरीफाई करवानी होगी। इसके लिए यहाँ पर आप प्रमाणीकरण अधिकारी इनमें से किसी को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर नोटेरी द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो किसी भी नोटेरी वकील से आप इस फॉर्म को प्रमाणित करवा सकते हो और उसे प्रमाणीकरण अधिकारी बना सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म तैयार कर लेना। इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म को इस तरह से कंप्लीट तैयार करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की इसके साथ कॉपी लगा देनी है और साथ ही जन आधार कार्ड की कॉपी लगा देनी है। उसके बाद ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको पंचायत समिति में ले जाकर सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद निश्चित ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है या कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के